चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हमें अपार खुशी हो रही है आप सबों का प्यार और आशीर्वाद पा करके, क्योंकि आज हमारे इस आर्ट्स क्लास के एक छोटे से परिवार में 500 परिवार हो गए। आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट आप लोगों ने कर दिए। हमें बेहद खुशी हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करें तो कैसे की। जैसे हमें ऐसा हो गया था कि इस YouTube से तो हमारा दिल पूरा टूट ही गया था कि छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे ना तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं और परिवार तो खैर हमारे लिए दूर की बात है, उनको लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं YouTube पे इस तरह से वीडियो बनाकर। लेकिन जब आप लोग आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए तो फिर हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो गई। मानो एक वृक्ष जो है वो सूख सा गया था, लेकिन आप सबों ने उसमें जल डाल कर करके एक बार पुनः उसकी हरियाली जो है वो आप लौटा दिए। और बहुत सारी चीज देखे कि प्लेलिस्ट में जब जाके हम चेक किए तो हम पे पता चला कि 1100 से भी ज्यादा बच्चे जो है वो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर करके और वहां से काफी सारे वीडियो लेक्चर्स को देख करके अपना लाभ लिए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबों के कि आप सबने हमारी मेहनत में थोड़ा सा रंग भरने का प्रयास किया। अगर ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद प्यार रहा तो बहुत ज्यादा ये जो चैनल है बहुत ज्यादा बच्चों को जो है लाभ पहुंचा पाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा बच्चे को जोड़ कर करके और बेहद खुशी मिलेगी। तो चलिए आज उमंग जो उत्साह आप लोग हमें दिए हैं उसी डबल एनर्जी के साथ जो है जो पॉलिटिकल का वीडियो नहीं आ रहा था, आज उसी को हम लोग एक कड़ी वाई में जोड़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो क्लास में सर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें 2 वीडियो लेक्चर्स जो है वो पॉलिटिकल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। जिस वीडियो क्लास में हम लोग बात किए थे यूरोपीय संघ के बारे में, आपको बताए थे कि क्षेत्रीय संगठन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, और बताए थे कि आपस में पड़ोसी जो देश होते हैं वो लोग आर्थिक तरक्की बहुत तेजी से करने के लिए पड़ोसी देशों का एक समूह बनाते हैं और वो पड़ोसी देश के लिए ही वो संगठन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उसी को कहते हैं क्षेत्रीय संगठन, जिसमें हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ाए थे आपको कि बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की किए। अच्छा, याद है क्या यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के हट जाने के बाद कितने सदस्य देश बच रहे हैं? तो 27 सदस्य देश बच रहे हैं। तो जैसे यूरोपीय संघ पढ़े उसी तरह से आपको 2 और संघ के बारे में जानकारी लेना है जो कि क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें से एक बहुत ही प्रमुख है आसियान और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सार्क। देखिए, इसलिए आप नहीं पढ़िए कि आप 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि अभी अगले साल आप जैसे ही जनरल कंपटीशन में अगर आएंगे तो तुरंत यही सब फैक्ट जो है आपको रटना पड़ेगा कि सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क में कितने देश शामिल हुए हैं, आसियान की स्थापना कब हुई, इसमें कितने देश शामिल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सभी एजेंडा को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज आप पढ़ेंगे तो अगर पॉलिटिकल का अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसमें भी बेहतर कर पाएंगे और अगले साल के लिए आप आज भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए एक एक कड़ी को देखते हैं, लेकिन इनसे पहले वर्ल्ड में हम आपको कुछ देशों के नाम याद दिलाना चाहेंगे। भारत के उत्तर में जाएंगे तो उत्तर भारत, दक्षिण में आएंगे दक्षिण भारत। इधर जाएंगे सर पूरब में तो ये पूर्वोत्तर भारत होगा, ये पूरब साइड हो गया, और इधर जाएंगे तो पश्चिम। जब हम भारत से अगर बात कर ले तो पूरब की ओर जाते हैं तो हमारा पहला पड़ोसी देश इधर साइड में पूरब की ओर बिल्कुल मिलता है, इसको कहेंगे म्यांमार। हालांकि पूरब के दक्षिण में जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल से नीचे एक देश मिलेगा, इसको कहते हैं बांग्लादेश। अभी ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी केवल पूर्व की बात करेंगे, क्योंकि हम जो है भारत के साथ जितने पड़ोसी देश सटे हैं जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब दक्षिण एशिया का देश है। तो दक्षिण एशिया का देश, ऊपर में बहुत सारी एशिया के कंट्रीज है ना, तो हम लोग एशिया में दक्षिण में आते हैं। और दक्षिण से अगर पूरब में जाएंगे तो इन देशों को कहते हैं दक्षिण पूर्वी देश। याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी देश। तो हम जो आसियान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें जितने भी देश शामिल होंगे वो सबके सब दक्षिण पूर्व के देश ही कहलाएंगे। जैसे अगर हम बताते हैं सर कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैप है, शायद आपको दिख तो नहीं पाएगा क्लियर, लेकिन एक ओवर भी बता रहे हैं, अगर आपके पास मैप होगा तो आप वैसे ही देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है,
अब एशिया में ऊपर वाला तो सब उत्तरी एशिया हो गया, बीच में मंगोलिया वगैरह ये सब देख रहे हैं, मध्य एशिया हो गया, कजाकिस्तान वगैरह ये सब। अब ये भारत जो है और भारत के पास में जो देश है ये दक्षिण एशिया का देश है, लेकिन दक्षिण के इधर जाएंगे तो पूरब, इधर जो आपको कंट्री लगभग मिल रहे हैं ये सब है दक्षिण पूर्वी एशिया का देश। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, एक क्षेत्रीय संगठन जिसका नाम क्या है तो आसियान, और यहाँ पे जो 10 देश शामिल होंगे उन्हीं देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको परिचय जो है वो जान लेना है। तो पहले हम आपको एक बार याद कराने का प्रयास करें, अगर याद होता है तो अच्छी बात है। आप सब जानते हो कि भारत के पूरब में जाएंगे तो ये म्यांमार मिलेगा। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही फिर से चर्चा चलेगी कि अंग्रेजों का कब्जा भारत के साथ साथ इधर वाला इलाका पे था, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो कि अंतिम मुगल बादशाह होते हैं, उनको पकड़ कर करके और कहां भेज दिया जाता है तो उनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहां पड़ता है तो म्यांमार में पड़ता है। इसके बाद अगर बात कर ले तो बगल में म्यांमार की जो सीमा है वो सटता है लाओस, कंबोडिया, ये लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये अब 3 अलग अलग देश बन गए हैं। इसके बारे में आप 10वां के क्लास में पढ़े थे कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जब आप हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़े थे तब। और बगल में ही पड़ता है इसका थाईलैंड, म्यांमार के बगल में थाईलैंड, ऊपर में लाओस, नीचे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये तो 3 देश आपको याद ही होंगे। एक इधर म्यांमार हो गया, और इसके कंबोडिया का सीमा नीचे की ओर जाएंगे तो ये है सर मलेशिया, और मलेशिया से अब अलग हो गया है, ये कहलाता है सिंगापुर। याद रखेंगे मलेशिया के जस्ट नीचे मिलेगा सिंगापुर। और सिंगापुर के अगर बगल में इधर द्वीपीय देश टाइप के आपको मिलेंगे, इसको कहते हैं सर, मत पूछिए, इसी को कहते हैं इंडोनेशिया। अब इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है तो इंडोनेशिया है, ये ध्यान में रखना है। अब बढ़िया से सुनते जाएंगे हमारी बातों को। ये कुछ देशों के बारे में हम आपको ओवरव्यू बताएं, अब यहाँ काम होगा। सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं आसियान। देखिए यूरोपीय संघ के बाद अगर दूसरा कोई तेजी रफ्तार से अगर विकास कर रहा है क्षेत्रीय संगठन में तो उसी का नाम है आसियान। इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, और कहां होती है तो बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में पड़ता है। अब ये थाईलैंड कहां है तो म्यांमार के बगल में थाईलैंड पड़ता है, और यही थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है तो बैंकॉक हस्ताक्षर होता है, और 5 देश जो है वो हस्ताक्षर करते हैं, और 5 देशों के कहीं ना कहीं परिणाम के बावजूद ये आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हो जाती है। कहीं ना कहीं देखें तो ये यूरोपीय संघ की स्थापना से पहले ही है। यूरोपीय समुदाय, कोयला वगैरह ये सब हमको पढ़ाए हैं कि वो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की जो जड़ें हैं वो पहले से रही है, लेकिन अगर मेन स्थापना की बात कर ले तो यूरोपीय संघ से ये पहले स्थापित है। यूरोपीय संघ हम लोग पढ़ाए थे आपको 1992, और आसियान पढ़ रहे हैं 1967। याद रखेंगे बैंकॉक में इसकी स्थापना हो जाती है। हालांकि अगर इसके मुख्यालय की बात कर ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है तो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जिस इंडोनेशिया के बारे में हम आपको बताएं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है तो इंडोनेशिया है। और एक बात और, ताकि धीरे धीरे जितने उस सबसे बात छेड़ेंगे तो वो कंट्री आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। इंडोनेशिया के बारे में हम आपको बताएं कि जैसे भारत में रामलीला वगैरह सब होता है, तो इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहां भी रामलीला होता है। अब आपको अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा, अगर खास करके आप हिंदू है तो यही होता है। जब इतिहास पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि यही होता है भावना पे चोट डालना, प्रभाव कैसे अगर हम चाह जाएंगे तो आपकी भावना से खेल करके जल्दी ही सब्सक्राइबर बटोर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चैनल है एकदम आपको बैलेंस करना है। भावना में न तो बहाना है, न तो हमको आपको भावना पे चोट डाल कर करके और जल्द ही सब्सक्राइबर बटोर लेना है। एकदम निष्पक्ष भाव से आपको पढ़ाना है। तो आप एक मजाक टाइप के आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि अगर अपनी कल्चर दूसरे यहाँ चले तो थोड़ा किसको ना अच्छा लगे, है ना, सबको अच्छा लगे। अगर आपकी देखा देखी कोई और को करे तो आपको अच्छा लगता है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ ये भले ही मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ भी रामलीला होता है। और यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे आदमी होंगे कि जिनका मुस्लिम लोग हैं लेकिन नाम कुछ हिंदू जैसा होगा और कुछ मुस्लिम जैसे, जैसे राधा दाऊदे
कर करके आगे का कुछ नाम होगा आपका हिंदू जैसा होगा, भारतीय जैसा नाम मिलेगा आपको, और बाकी नाम जो है वो मुस्लिम लोग जैसे रखते हैं, दाऊद इब्राहिम, अलग अलग जो नाम होते हैं, मुजाहिदीन, अलग अलग उस तरह के यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये रहा सिंगापुर के जस्ट बगल में इंडोनेशिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री। तो ये याद रखेंगे, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। फिलीपींस कहां पड़ता है? तो यहीं पे बगल में आपको फिलीपींस भी मिल जाएगा। अच्छा, फिलीपींस आप याद रख सकते हो, चूंकि ये काम आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे खास करके ज्योग्राफी में हरित क्रांति के बारे में। तो 10th क्लास में तो आप हरित क्रांति पढ़ के ही आए होंगे, हरित क्रांति स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ये सब तो पढ़े होंगे ना। तो हरित क्रांति पढ़ाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि भारत में बीज आ रहा था हरित क्रांति के लिए कहां से? तो मैक्सिको से, और मैक्सिको से काउची आ रहा था भाई, तो वहां से गेहूं आ रहा था। लेकिन भारत में, भारत तो छोड़ दीजिए, अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस रिसर्च सेंटर बोले, राइस रिसर्च सेंटर माने चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो अगर कहीं है तो वो फिलीपींस में है। और फिलीपींस इधर ही दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है, 10 देश मोटा मोटी अगर इंडिकेट करें तो उनमें से एक प्रमुख फिलीपींस भी है। याद रखेंगे, फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो ये फिलीपींस में है। यानी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट राइस रिसर्च सेंटर कहां पे पाया जाता है? तो फिलीपींस, याद रखेंगे। इसके अलावा सिंगापुर बगल में देख रहे हैं, मलेशिया के नीचे सिंगापुर है, थाईलैंड है और ये मलेशिया है। तो ये 5 देश मिलकर करके, और याद रखेंगे बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वहां हस्ताक्षर करते हैं और आसियान नामक एक क्षेत्रीय संगठन की जो है वो स्थापना यानी नींव रख देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, इसमें शुरू में कितने देश शामिल हुए थे? तो 5 देश शामिल हुए थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ये एकदम सब साथ साथ हैं। देखिए, कहते हैं ना कि परिवार रूस जाए चलेगा, लेकिन पड़ोसियां ना रुसना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जहां पे रहते हो और आपके बगल के जो देश है, पड़ोसियों से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, महंगा पड़ जाएगा। अगर परिवार से दुश्मनी करोगे तो कभी वो परिवार का हिस्सा है, कभी किसी के शादी विवाह में या कहीं पे मिलेंगे, नाराजगी भी रहेगा तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन पड़ोसिया बड़ा खतरनाक होता है, अगर एक बार बुरा मान लिया तो उसके दिल में ये बात लगी रहेगी, परिवार की तरह वो भूल नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं। एक फिल्म भी आई थी सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र के कि अपने तो अपने होते हैं। सही बात है, परिवार में थोड़ा सा चलेगा भी वो ठीक हो जाता है, लेकिन पड़ोसिया में चल गया तो आपको भारी भी पड़ सकता है। और सब इसीलिए खास करके पड़ोसिया से अच्छा संबंध रखें ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो सके और हमारे पड़ोसी जो देश है उसका भी डेवलपमेंट हो सके। तो अच्छे रिश्ते रखेंगे तो एक ग्रुप बना लेंगे, क्षेत्रीय संगठन, सब लोग मिल करके विकास करेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट हमारा भी होगा, उनका भी होगा। तो इस वजह से मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और यहाँ पे ये थाईलैंड है और 5 देश जो है वो मिल करके और ये बनाई। आपको लग रहा होगा कि ये 5 कैसे याद रख सकते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आईपीएस टीम। आपके यहाँ आईपीएस की क्या आ गई सर? टीम। अब तो आईपीएस है, आईएएस है, ये सब तो सोशल मीडिया पे एकदम हिट है। खास करके 12th में जो बच्चा तो थोड़ा तेज तराज का है और अच्छे से अपना तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी के लेकर करके बुक, तो वो तो आईपीएस को तो जानते ही होंगे। कई लोगों का तो गोल भी होगा कि हमको आईपीएस बनना है, फिर या तो आईएएस बनना है ना, या फिर रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, तो ये सब वो जानते ही होंगे। तो एक ट्रिक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आईपीएस टीम कहां भाई आई, तो आपके यहां आई और आप उनसे क्या करवाएं, तो एलसीएम बनवाएं। समझ रहे बात ना? आप याद रख सकते हैं आईपीएस टीम। ये हो गया शुरू का 5 देश। आई से हो गया आपका इंडोनेशिया, पी से हो गया आपका फिलीपींस जहां पे चावल का अनुसंधान केंद्र बताएं आपको, एस से हो गया आपका सिंगापुर और टी से हो गया थाईलैंड, एम से हो गया आपका मलेशिया। आप ऐसे याद रख सकते हैं आईपीएस टीम। समझ रहे बात ना? इसको तोड़ लीजिएगा, एक एक कंट्री 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप क्या करवाएं उनसे, तो एलसीएम बनवाएं आप। एल से हो गया क्या सर, तो लाओस, या सी से हो गया कंबोडिया और एम से हो गया आपका म्यांमार और बी से हो गया ब्रुनेई दारुसलाम। एक के में याद रखेंगे, ब्रुनेई जो दारुसलाम है ये पास का ही कंट्री है, यहीं पे पड़ता है, ये आपका एक ही में आएगा। अब वी से होगा आपका वियतनाम, याद रखेंगे, जिसमें पड़े थे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया।
तो ये जो 5 आप देश देख रहे हैं, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई, दारुसलाम और ये आपका वियतनाम, ये बाद में आकर के शामिल हो गए आसियान में। तो कुल अगर बात कर ले तो आसियान में कितने देश हो गए, तो आसियान में 10 देश शामिल हो गए। अब बात कर ले इसके इसके मुख्यालय के, तो आप जान रहे हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और जकार्ता किस देश में है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है और इंडोनेशिया जो है आसियान का एक देश भी है, यानी सदस्य देश भी है। यानी झंडे की बात कर ले तो इसके झंडे में क्या है, एक वृत्ताकार धान की 10 बालियां हैं और ये धान की 10 बालियां जो होती है इसमें शामिल 10 देशों की ओर एकता, समग्रता, मेल मिलाप को लेकर के और इंगित करता है, यानी इशारा करता है कि हम सभी आपस में क्या है सर, एक है। और अच्छी बात है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इधर भी देखने को मिलता है यूरोपीय संघ की तरह। अब आते हैं हम लोग अगले क्षेत्रीय संगठन की ओर, जिस संगठन का नाम क्या है सर, तो ये सार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिट है। सबसे ज्यादा तो सवाल आपको कंपटीशन में यही आते हैं कि सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको दक्षेस कहते हैं। याद रखेंगे, सार्क को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको दक्षेस कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा, चाहे आप 12th क्लास के हो चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हो। अब सार्क की बात करते हैं तो इसको SAAR यानी एस से होता है केवल साउथ, ए से एसोसिएशन, साउथ एशिया, ए से आपका पहले होगा फर्स्ट में एशिया, फिर ए से एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। याद रखेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी दक्षिण एशिया के सदस्य देश इसमें सर जी शामिल है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को होती है, ये ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्क की स्थापना कब होती है, तो 8 दिसंबर 1950 ईस्वी। और इसके मुख्यालय की बात कर ले तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये रहा सर हमारा पड़ोसी देश, ये नेपाल और इधर भूटान है, और नेपाल भूटान के ऊपर सीमा लग जाता है चीन जी का, जो म्यांमार, लाओस इधर ऐसे छूते हुए ऐसे चल जाता है, तो ये हो गया आपका चीन। और चीन के बगल में ही देखेंगे तो ये चीन से सटा हुआ कोरिया है, ऊपर वाला उत्तरी कोरिया और नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, और इधर ये सब जो देख रहे हैं आप, ये जापान है। याद रखेंगे, ये जापान, ऊपर में उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इधर है चीन, और चीन के सीमा भी और ऊपर लग जाएगी मंगोलिया से। ठीक है, तो वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा कम से कम देखा कीजिए, 2 देश 3 देश, जब आगे पढ़े तो फिर 1 देश जोड़ लेंगे, और ऐसे पकड़ जब हो जाएगा तो काफी मजा आएगा। कुछ भी आप पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, या किसी देश का फिजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक वातावरण के बारे में पढ़ो, एकदम मजा आएगा सर। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं। इसमें कहते हैं कि पहले जब इस सार्क की स्थापना हुई थी तो हमारे 7 ही देश इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में एक देश और आकर करके जुट गया, इसको चलो मिटा ही देते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनेंगे, पड़ोसिया है तो सबसे पहले दक्षिण एशिया का, तो ये एक तो भारत हो गया, एक ये हो गए। दूसरी इधर हमारा एक पड़ोसिया है, इसको क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान जी कहते हैं। इधर पाकिस्तान जी हो गए, इधर भारत हो गए, और इधर नेपाल हो गए। तो ये आपका 1 2 3, और बगल में ये देखिए गोदी में खेल रहा है सर भूटान। इधर में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, और नीचे में असम हो गया, और ये जो भाग देख रहे हैं ये भूटान हो गए। और इधर में बात कर ले तो म्यांमार, लेकिन ध्यान रखेंगे, म्यांमार को सार्क में शामिल नहीं किया गया है। म्यांमार किसका सदस्य देश है, तो आसियान के, तो इनको छोड़ ही दीजिए। अब हम बात कर ले नीचे बांग्लादेश को लेते हैं, इसके अलावे श्रीलंका को, ये ध्यान रखेंगे, श्रीलंका जो नीचे दक्षिण में है, और इधर में बात कर लेंगे तो मालदीव, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये कुल 7 देश जो थे वो पहले सार्क के सदस्य थे, लेकिन 2007 में एक ऊपर में जो हमारा इधर भी ये पड़ोसिया ही आ जाएगा ना, क्योंकि लद्दाख से अफगानिस्तान की जो भाग है ऊपर में लद्दाख के भाग से टच करता है, और ये पाकिस्तान का तो पूरा पड़ोसिया हो गया। तो अफगानिस्तान भी 2007 में सार्क का मेंबर बन गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर पूछे कि वर्तमान में सार्क के कितने देश हैं तो 8 देश हैं। हालांकि ये हल्का है,
आप भारत के मैप अगर ध्यान रखते हो तो आपस में पड़ोसी देश जोड़ लेंगे। पूरब की ओर दो अब पड़ोसी हो गए, सार्क के मेंबर भी है, एक आपका पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ये पश्चिम की ओर। अगर इधर पूर्व में बात कर ले तो अगर पूरब के उत्तर में देखेंगे तो ये आपका नेपाल, फिर नेपाल से और पूरब की ओर बढ़े तो भूटान, और इधर में म्यांमार इसमें नहीं है, उसमें है आसियान में। और इसको अगर देखेंगे तो ये आपका बांग्लादेश, और तमिलनाडु के दक्षिण में अगर देख लेंगे भारत के दक्षिण में तो ये श्रीलंका, और इधर में मालदीव। अब इसमें भी अगर चाहते हो ट्रिक तो इसका भी आपको ट्रिक मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, सपना में आई, याद रखेंगे कोची में आई, सपना में। अब एस से हो गया आपका श्रीलंका, पी से हो गया आपका पाकिस्तान, एन से हो गया आपका नेपाल, और ए से अफगानिस्तान, एम से हो गया मालदीव, आई यानी इंडिया। और कौन आई सर? तो बांग्लादेश, भूटान यानी बीबी आई। आप याद रखेंगे सपना में क्या आई? बीबी। बीबी से तो सब विवाहिक वाला आदमी डर ही जाता है कुछ दिन के बाद। चलिए याद रखेंगे, बी से बांग्लादेश और फिर बी से क्या होगा? भूटान। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग क्षेत्रीय संगठन हम आपका कंप्लीट कर दिए। अब बात आएगी कि भारत के उदारीकरण को लेके थोड़ा बहुत देखेंगे। पूरब की ओर चलो की नीति अपना रहे हैं, ये कहां तक ठीक है नहीं है, कब अपनाई गई, परिणाम क्या हुआ। उधर चीन वाले का हम लोग देखेंगे कि चीन वाले कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे वो अपना उदारीकरण कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, उन सभी के बारे में। फिर भारत और चीन का रिलेशन देखेंगे, यानी 2 से 3 वीडियो मैक्सिमम आएंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट। फिर ऑब्जेक्टिव आपको जैसे सब चैप्टर का कराते हैं वैसे ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और एक बात और करेंगे कि तीसरा जो चैप्टर आपका हट गया है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमें पढ़ना है, तो हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे बोर्ड अगर एनसीईआरटी को फॉलो नहीं की होगी, नए पाठ्यक्रम के अनुसार से अगर पहले के सिलेबस लेके चल रही होगी तो उनके लिए भी वो चीजें हो जाएंगी। और जो नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम बोले थे 8-10 कमेंट आने चाहिए, शायद वो आ ही गए हैं। तो आपको इसको जैसे ही कंप्लीट करा देंगे तो फिर 3rd चैप्टर भी पढ़ा करके प्लेलिस्ट में लगा देंगे। चलिए आप सब हमारे मनोबल को बढ़ाएं और फिर से एक अपार ऊर्जा भरे, इसके लिए फिर जाते जाते एक बार दिल से धन्यवाद। और अभी तक अगर आप भी भारतीय आर्ट्स क्लास या फिर आर्ट्स क्लास के अगर परिवार नहीं हुए हैं तो एक सब्सक्राइब करके और इस आर्ट्स क्लास के परिवार के सदस्य में एक आप भी शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।